हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, अगर आपने देखा होगा इससे पहले वाली वीडियो, तो ये क्लास 12th का आपका 10 चैप्टर है आपका, जिसमें कि बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, जो आपका बायोटेक्नोलॉजी है ना, उसके एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे हम। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप क्या कर सकते हैं, साइंस की पाठशाला करके आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट नीचे मिलेगी, उसमें आप क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो आज हमें यहाँ से शुरू करना है, तो बिना किसी देरी के हम यहाँ से आज शुरू करते हैं कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, रेजिस्टेंट मतलब क्या होता है कि किसी के प्रति एक ना वो क्षमता डेवलप कर लेते हैं कि वो आपको हार्म नहीं कर पाएगा, रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो पेस्ट से रेजिस्टेंट प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। सेवरल निमेटोड्स पैरासाइटाइज अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। जैसे एक निमेटोड का नाम दिया हुआ है मेलियोडेगियाना इनकॉग्निटिया या कॉग्निटिया। ये क्या करते हैं, बेसिकली जो टोबैको प्लांट्स होते हैं ना, उनके रूट को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा उनकी जो इल्ड होती है, जो प्रोडक्शन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है इनकी वजह से। तो एक नॉवल स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई ताकि ये जो इन्फेस्टेशन है, जो ये फैल रहे हैं, जो ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको रोका जा सके, जो कि किस पे बेस्ड थी, आरएनए इंटरफेरेंस के प्रोसेस पर बेस्ड थी। अब आपका सवाल होना चाहिए कि ये RNAi क्या है। नाम से कुछ आप समझ पा रहे हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है कि दखल दे देना, जैसे कोई आपके मैटर में इंटरफेयर करता है ना। तो RNA इंटरफेरेंस बेसिकली एक आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल RNA मॉलिक्यूल होता है आपका, उसको यूज़ किया जाता है, छोटे से RNA मॉलिक्यूल को यूज़ किया जाता है, और इस स्मॉल RNA मॉलिक्यूल का यूज़ करके जो स्पेसिफिक जीन है उसको साइलेंट कर दिया जाता है और उसको रोक दिया जाता है कि आगे फर्दर चल के प्रोटीन ना बने। ठीक है, अब हम इसको पहले इसके कंटेक्स्ट में देख लेते हैं कि आपको इस लाइन का यहाँ पे क्या कंटेक्स्ट है, उसके बाद आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आप जैसे कि देखो यहाँ पे RNA interference takes place in all eukaryotic organism as a method of cellular defense। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या पॉइंट याद रखना है कि RNA इंटरफेरेंस जो होता है वो सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है, और एक ये मेथड होता है सेलुलर डिफेंस का, मतलब सेल जो हैं वो अपनी रक्षा के लिए, अपने डिफेंस में इस मेथड को यूज़ करते हैं। ये जो मेथड होता है, इसमें बेसिकली स्पेसिफिक mRNA को साइलेंस कर दिया जाता है, साइलेंट कर दिया जाता है ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री DNA डबल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल, जो बेसिकली प्रिवेंट करता है बाइंडिंग एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ mRNA। तो बेसिकली सिंपल सी बहुत चीज़ है, इसको बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे फालतू का। तो RNA इंटरफेरेंस क्या है, आपने पहली चीज़ याद रखनी है कि जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक मेथड होता है कि वो अपने सेल को बचा पाते हैं इस मेथड से। इसमें होता क्या है कि जो स्पेसिफिक mRNA है ना, जो जाके फर्दर आगे ट्रांसलेशन करके आपका प्रोटीन बनाएगा, है ना। जैसे हमने पढ़ा है ना सेंट्रल डोग्मा कि DNA से RNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है ना, ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे C आता है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे पहले क्रिप्शन होता है फिर लेशन होता है। तो यहाँ पे RNA से जब प्रोटीन बनना होता है तो एक प्रोसेस होता है, उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो अब एक बात बताओ कि अगर हमने यहाँ पे इस RNA को साइलेंट कर दिया, जो भी स्पेसिफिक है, जो डिजीज कॉज कर रहा है या वो प्रोटीन बना रहा है जो कि हार्मफुल है, तो इसको अगर साइलेंट कर दिया तो ये आगे फर्दर चल के प्रोटीन बना ही नहीं पाएगा, जो हम चाहते ही हैं कि ना बने, है ना। तो स्पेसिफिक mRNA को साइलेंट कर दिया जाता है, और किसकी मदद से किया जाता है, उसी का अपोजिट या फिर उसी का कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड RNA बना दिया जाता है, जो उससे बाइंड कर जाएगा। ठीक है, और ट्रांसलेशन को रोकेगा। ठीक है, अब ये जो सोर्स है इस कॉम्प्लीमेंट्री RNA का, वो हो सकता है कि जो वायरस के द्वारा जो इन्फेक्शन होता है उससे हो, हैविंग RNA जीनोम, या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स जिनको ट्रांसपोजॉन्स बोलते हैं, जो मूव करने वाले होते हैं, मोबाइल होते हैं जेनेटिक एलिमेंट्स, जो रेप्लिकेट करते हैं वाया एन RNA इंटरमीडिएट। अब यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स, निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स को
इंट्रोड्यूस करवाया जाता है होस्ट प्लांट में। जिस भी प्लांट में हमें इंट्रोड्यूस करवाना है उसमें हम यूज़ करवाते हैं एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स का यूज़ करके। जो निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स होते हैं उनको हम होस्ट के अंदर डाल देते हैं और ये जो इंट्रोडक्शन होता है उस डीएनए का, उससे उनके अंदर सेंस और एंटीसेंस आरएनए बन जाते हैं होस्ट सेल्स में। और ये जो दो आरएनए हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, जो कि आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाते हैं, जिससे आपका आरएनएआई इंटरफेरेंस हो जाता है। क्योंकि अगर आपको वो 5th चैप्टर याद होगा, वो जो डीएनए वाला चैप्टर था उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आगे चल के नहीं फर्दर आपका प्रोटीन बना सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है फिर आपका आरएनए इंटरफेरेंस हो जाता है और जो स्पेसिफिक एमआरएनए है उसको साइलेंस कर दिया जाता है निमेटोड के, तो वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाता, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता और जो ट्रांसजेनिक प्लांट होता है वो उस पैरासाइट से बच जाता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे यहाँ पे आपको क्या दिखाया हुआ है, पहले वाले में अगर देखेंगे तो रूट्स ऑफ अ टिपिकल कंट्रोल्ड प्लांट्स का दिखाया हुआ है, कंट्रोल प्लांट्स के ये रूट दिखाए हुए हैं, या आपको ट्रांसजेनिक रूट्स दिखाए हुए हैं 5 दिन बाद आफ्टर डेलिब्रेट इन्फेक्शन ऑफ निमेटोड, बट इसको नोवल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोटेक्ट कर लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ना कुछ मेडिसिन में हम जो बायोटेक का यूज़ है, एप्लीकेशन है, उसको देखेंगे। ठीक है, अब जैसे कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेसेस हैं उसका बहुत गहरा इम्पैक्ट हुआ है हेल्थ केयर के सेक्टर में, क्योंकि इससे क्या हो पाया है ना कि मास प्रोडक्शन हो पाता है। मास प्रोडक्शन मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो पाता है जो भी सेफ और ज़रूरी और इफ़ेक्टिव जो आपके थेरेप्टिक ड्रग्स होते हैं उनका। फर्दर जो रिकॉम्बिनेंट थेरेप्टिक्स है डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी ये नहीं देता है, जैसे आपका सिमिलर प्रोडक्ट के केस में होता है जो आपका हम नॉन ह्यूमन सोर्सेज से लेते हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट हमारे पास 30 या फिर 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्टिक्स हैं जिनको अप्रूव कर दिया गया है ह्यूमन के यूज़ के लिए पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में 12 हैं जो अभी मार्केट में हैं। ठीक है, अब एक बार ना इंसुलिन की बात कर लेते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। देखो, मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़, आपको मतलब अगर डायबिटीज़ को मैनेज करना है एडल्ट में जो हो रही है तो इंसुलिन के थ्रू की जाती थी, टाइम इंटरवल पे रेगुलर आपको लेना होता था। कि व्हाट वुड अ डायबिटिक पेशेंट डू इफ़ इनफ ह्यूमन इंसुलिन वॉज नॉट अवेलेबल। अगर ह्यूमन इंसुलिन ज़्यादा अवेलेबल ही नहीं है तो एक डायबिटिक पेशेंट क्या करेगा। इफ़ यू डिस्कस दिस यू वुड सून रियलाइज दैट कि हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे एनिमल से उसको आइसोलेट करके यूज़ कराना पड़ेगा। अब इसमें है कि वुड द इंसुलिन आइसोलेटेड फ्रॉम अदर, क्या उतना ही इफेक्टिव होगा जितना एक ह्यूमन बॉडी खुद बनाती है। वुड इट नॉट एलिसिट एन इम्यून रिस्पॉन्स, क्या बॉडी में उसके प्रति कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आएगा। नाउ इमेजिन अगर बैक्टीरियम वर अवेलेबल जो कि ह्यूमन इंसुलिन बना पाए और सडनली पूरा प्रोसेस कितना सिंपल हो जाएगा अगर हमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया मिल जाएं जो ह्यूमन इंसुलिन को बना पाए। तो यू कैन ईजिली ग्रो अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरिया और आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आप गूगल कीजिए, आप कहीं से भी सर्च कीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे, तो आप इसे खुद सर्च करेंगे एंड फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे कि थिंक अबाउट क्या इंसुलिन को ओरली लिया जाता है, कि वेदर इंसुलिन कैन बी ओरली एडमिनिस्टर, कि मतलब दिया जा सकता है क्या इंसुलिन किसी डायबिटिक पेशेंट्स को ओरली। ओरली मीन्स क्या मुंह के थ्रू दिया जा सकता है या फिर नहीं, और अगर नहीं तो क्यों। ठीक है, अगर आप ये ढूंढ के अपने आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं इसका आंसर। इंसुलिन का जो यूज़ होता है वो डायबिटीज़ के लिए होता है, जो कि आपका जो स्लॉटर्ड जो आपके कैटल या जो सुअर होता है, पिग है, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता था पहले। अब इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स थॉ कॉज सम पेशेंट्स, उनमें क्या होती थी, एलर्जी हो जाती थी या रिएक्शंस हो जाते थे फॉरेन प्रोटीन के प्रति। इंसुलिन जो है उसमें ना अब उसका स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि इसमें 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, चेन ए चेन बी, जो आपस में जुड़े रहते हैं, उनके बीच में आपका डाइसल्फाइड ब्रिजेस से। अब एक बार यहाँ पे ना इसका स्ट्रक्चर देखो इंसुलिन का, ये तो प्रॉपर वैसे बताया हुआ है। तो सबसे पहले मैमल्स में क्या होता है ना कि ह्यूमंस हैं उनमें इंसुलिन जो है वो सबसे पहले प्रो हार्मोन की तरह बनता है। जैसे प्रो एंजाइम होता है, मतलब एक्टिव नहीं होगा, ठीक है, जैसे प्रो एंजाइम होते हैं, प्रो हार्मोन जो होता है उसे प्रोसेस करना पड़ता है तब जाके वो फुल्ली मैच्योर और फंक्शनल होता है। समझ आई बात। प्रो मतलब होता है कि आपका वो मेन बनने से पहले एक
स्टेज है जिसको उसे मतलब एक तरीके से एक्टिव नहीं है या उसको प्रॉपर प्रोसेस करना होता है, तब जाके वो वाला बनेगा हार्मोन। ठीक है, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है जिसको सी पेप्टाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे ना जैसे ये पूरा है, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो ग्रे कलर का है, ये सी पेप्टाइड होता है, इसे हटाना होता है तब जाके इंसुलिन प्रॉपर बनेगी। ठीक है, तो सी पेप्टाइड जो है वो मैच्योर इंसुलिन में प्रेजेंट नहीं होता। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि पूछा जा सकता है कि इंसुलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो फुल्ली मैच्योर इंसुलिन है ना, उसमें आपका ए और बी होता है और दोनों डाइसल्फाइड लिंक उससे ब्रिजेस से जुड़े हुए होते हैं, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा डाइसल्फाइड ये। ठीक है, लेकिन आपका सी पेप्टाइड जो होता है वो आपका किसी काम का नहीं है, मतलब वो आपका प्रोसेस करके उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, उसको मैचुरेशन के दौरान इंसुलिन से रिमूव कर दिया जाता है। अब जो मेन चैलेंज होता है ना जब इंसुलिन का प्रोडक्शन किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स का यूज करके, वो होता है कि इंसुलिन को असेंबल करना मैच्योर फॉर्म में। तो 1983 में क्या हुआ, एली लिली एक अमेरिकन कंपनी थी जिन्होंने 2 डीएनए सीक्वेंस बनाए जो ए और बी से बिल्कुल मिलते थे और ह्यूमन इंसुलिन के, और उनको प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस करवा दिया ई कोलाई के, और वहां से फिर इंसुलिन की चेन्स बन गई। तो अब जो चेन ए और चेन बी है उनको सेपरेटली प्रोड्यूस किया जाता है, निकाला जाता है, और फिर उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बना के क्रिएट करके उनको कंबाइन करके ह्यूमन इंसुलिन का फॉर्म दिया जाता है। ठीक है, आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ध्यान क्या रखना है, ये आपका पहले वाला है प्रो इंसुलिन। इसमें ये जो सी वाला पार्ट है ना, ये ग्रे कलर का जो दिख रहा है, 1 मिनट, इसमें जो ये ग्रे वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये एक्स्ट्रा है, और जो फुल्ली मैच्योर या प्रोसेस्ड होता है उसमें इस पार्ट को निकाल दिया जाता है। सी पेप्टाइड को इतना ही इंसुलिन है बस जो मेन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल हम नेक्स्ट उसमें कल या फिर परसों देखते हैं कब वीडियो आएगी। तो ये जीन थेरेपी पढ़ेंगे। अब तक अगर आपने नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा और बहुत पढ़ाई कीजिएगा।